स्वागत है आप सभी का बिजनेस बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी चैनल में। तो अब हम आज के सेशन में बेटा एमसीक्यूज करेंगे और आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू उठाएंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज टुडे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए याद रखेंगे, मिशन सीएससी ऑल इंडिया 2020 टेस्ट सीरीज़ चल रही है मेरी, और मैं आपको यूट्यूब पे टेस्ट करा रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पे भी है, तो आप लोग वहाँ पे भी आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं लाइव, ठीक है, जिससे आप अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आपके रैंकिंग में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूल ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन, बी औद्योगिकरण और कारीगरों का हस्तशिल्पियों का विनाश, स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का ठहराव और बिगड़ना, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, और राइज ऑफ इंडियन बॉर्गोइज मतलब भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन से गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनमें से आपको जो लगता है कि कौन सा करेक्ट होगा आप मुझे बताएं। सोच लें, बहुत इजी आंसर है, आराम से सोच लें और फिर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताएं बेटा, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्थिक प्रभाव को पूछा है तो ये सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूल ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन ये भी सही है, स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये भी सही है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये भी सही है, और राइज ऑफ इंडियन बॉर्गर्स ये भी सही है। ये चारों ऑप्शन जो हैं इसके करेक्ट हैं, ठीक है। इसी के मतलब ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी उसका इम्पैक्ट इंडिया पे यही पड़ा था। हमारे यहाँ भी औद्योगिकरण हो गया था, स्टैग्नेशन आ गया था एग्रीकल्चर में, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1834 से स्टार्ट हो गया था, फिर हमारे यहाँ कैपिटलिस्टिक क्लास राइज कर गया था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये डी होगा। सभी आंसर्स इसके करेक्ट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देख लो और समझ लो और फिर इसको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट, द ब्रिटिश annexation of princely state that began with the Battle of Plassey in 1757 ended with the Battle of Khongjom. Which state was annexed to British India after this battle? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा, 1787 की प्लासी की लड़ाई में शुरू होने वाली रियासतों का ब्रिटिश अंत खोंजोम की लड़ाई के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद किस राज्य को ब्रिटिश में शामिल किया गया था? गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपने सोच लिया होगा। अब इसका जो आंसर होगा बेटा याद रखना, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? ब्रिटिश ने 1757 में बंगाल से जिस एरिया को एनेक्स करना शुरू किया था, उसी एनेक्सेशन में ब्रिटिश ने 1891 में लड़ा था लास्ट बैटल खोंगजोम का। और मणिपुर लास्ट स्टेट था जिसको इंडिया में मिलाया गया था, ठीक है। खोंगजोम का वॉर, बैटल ऑफ खोंगजोम। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलो, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 ऑप्शंस हैं, गिव मी द करेक्ट वन। तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, उसके बाद मुझे करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए देखिए, द करेक्ट आंसर इज बी, दूसरा और तीसरा दोनों, ठीक है। मतलब 2 और 3 दोनों, कहने का मतलब कि ये भी सही है
और ये भी सही है। वो यूं कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बिल्कुल सही है। कुछ लोग को बदरुद्दीन तैयब जी लगते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, सरोजिनी नायडू 1925 में, और नेली सेन गुप्ता 1933 में बनी थी। ये 3 महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव है? पढ़िए ऑप्शन। प्राइसेज ऑफ ऑल कमोडिटीज वेंट अप, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, सेना में जबरन भर्ती होने लगी। फोर्स्ड माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज, गांव से शहरी क्षेत्रों में जबरन पलायन शुरू हो गया। क्या हो सकता है आपके हिसाब से आंसर? गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप मुझे दीजिए कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज वेंट अप बिल्कुल सही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ महंगाई आ गई थी इंडिया में। और फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूटमेंट फोर्सफुली हो रहा था। माइग्रेशन नहीं हुआ था। ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ना कि वर्ल्ड वॉर का। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was not an objective of Indian National Congress when it was founded? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उद्देश्य नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं, मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी। पढ़ लीजिए और बताइए मुझे, करेक्ट आंसर बताइए। देखो, पहला ऑप्शन ही जो है इसका, यही इसका आंसर है। क्योंकि कांग्रेस जब बनी थी तब से उसने आज़ादी के बारे में नहीं सोचा था। रिलैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलैक्सेशन चाहती थी। फिर कांग्रेस ने फोकस किया था डोमिनेंट स्टेटस पे, और फिर 1929 जो लाहौर रेजोल्यूशन है वहाँ से हमने फुल इंडिपेंडेंस की मांग की थी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें। ठीक है, ये राज्य है, पहला नवाब है, और मुझे आंसर देंगे इसमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। केवल 1 है, 2 है, 2, 3 या सभी है। जी मेरा करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा डी। 6 का आंसर होगा डी, सभी करेक्ट। बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान ही थे, हैदराबाद के निजामुल मुल्क ही थे, और अवध के सादत खान ही थे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सभी, ये सभी ऑल करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द इन्वेस्टमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज? ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निवेश का क्या अर्थ है? द वेल्थ ब्रॉड फ्रॉम इंग्लैंड एंड इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट, धन इंग्लैंड से लाया और भारतीय बाजार में निवेश किया। द परचेज ऑफ इंडियन गुड्स आउट ऑफ द बंगाल रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट ऑफ देम टू इंग्लैंड, बंगाल के राजस्व से भारतीय सामानों की खरीद और उन्हें इंग्लैंड में निर्यात किया जाता है। द सैलरीज एंड द अदर इनकम्स ऑफ इंग्लिश ऑफिसर्स सेंट टू इंग्लैंड, अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन और अन्य आय को इंग्लैंड भेजा गया। द वेल्थ जनरेटेड बाय द कंपनी इन इंडिया एंड देन इन्वेस्टेड इन इंडिया, भारत में कंपनी द्वारा उत्पन्न धन और फिर उसे भारत में निवेश किया गया। तो आर्थिक नीतियों के संदर्भ में उसका क्या अर्थ था निवेश का, ये मुझे बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है,
ये देख लेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको फोकस कर लेंगे। हियर इज द करेक्ट आंसर बी। गेटिंग द पॉइंट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्ट? कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है बताएंगे। रैतवाड़ी है, जमींदारी है, मालवाड़ी है। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, जो रैतवाड़ी है बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन मालवाड़ी का लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मालवाड़ी के सामने लिखा है, ये रैतवाड़ी का लिखा है। ये दोनों एक्सचेंज कर दो तो अपनी जगह सही हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग है इसलिए रॉन्ग है। और यही ऑप्शन सही है कि जमींदारी एक रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड और परमानेंटली था। ये ऑप्शन अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज़ करेक्ट आंसर। गेटिंग द पॉइंट। चलो नेक्स्ट का आंसर दो। निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव था? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स ऑफ एंड मैच फैक्ट्रीज, स्वदेशी वस्त्र मिलों और साबुन और माचिस कारखानों, बैंक आदि का निर्माण हुआ था। इंडियन क्राफ्ट्समैन गॉट बैक देयर वर्क, भारतीय कारीगरों को अपना काम वापस मिल गया। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर ओपेंड फॉर इम्पार्टिंग लिटरेसी, साक्षरता, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खोले गए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में पूछा है, 3 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर दीजिए। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो डी होगा। 1, 2 एंड 3 मार्क कर लेंगे। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, मतलब ये तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल क्लियर है, सही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी थी, बिल्कुल सही है। इंडियन क्राफ्ट्समैन गॉट बैक टू देयर वर्क, बिल्कुल सही है। और नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओपन फॉर इम्पार्टिंग लिटरेसी और टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी सही है। ठीक है, जो सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वॉज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? आजमगढ़ उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? 4 ऑप्शन हैं, सोचिए किसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसी के टाइम में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन हुआ था, क्लियर है, इन्हीं के टाइम में हुआ था। गेटिंग द पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आतंकवादी राष्ट्रवाद के बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म? 3 स्टेटमेंट हैं। प्रीवेलेंस ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, व्यापक गरीबी और बेरोजगारी की व्यापकता। सेकेंड ऑप्शन है डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट, नरमपंथियों की उपलब्धियों से असंतुष्टि। थर्ड ऑप्शन है राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868, 1868 के बाद आधुनिक जापान का उदय। 4 ऑप्शन है, गिव मी द करेक्ट वन। चलो देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इसके करेक्ट हैं।
बिल्कुल सही है। प्रिवेलेंस ऑफ वाइड स्प्रेड पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी थी, गरीबी थी, लोग परेशान थे, इसलिए भी मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ। डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट, बिल्कुल क्लियर है। मॉडरेट जो अचीव करने लगे थे उसमें डिससेटिस्फाइड हुए थे सब, क्योंकि मॉडरेट जो अचीव करने गए थे वो मिला ही नहीं। एंड थर्ड, राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868, ठीक है, तो 1868 के बाद में मॉडर्न जापान का राइज करना, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल क्लियर है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हुई थी उस समय। चलो नेक्स्ट, द इंडियन प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड मॉडर्न आइडियाज अमंग द पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इट्स एक्टिविटीज। भारतीय प्रेस ने लोगों में देशभक्ति और आधुनिक विचारों के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन कथन उसकी गतिविधि के बारे में सच है? पहला, क्रिटिसाइजिंग ऑफिशियल पॉलिसीज, आधिकारिक नीतियों की आलोचना करना। सेकेंड, पुटिंग फॉरवर्ड द व्यू ऑफ इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को भी सामने रखा। इनेबलिंग नेशनलिस्ट वर्कर्स टू एक्सचेंज व्यूज विथ वन एनदर, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 3, ठीक है। स्टेटमेंट, गिव मी द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट, इट वॉज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती एंड राजा राम मोहन राय, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने की थी। सेकेंड ऑप्शन, इट रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदाज, डिनाउंसेस पॉलीथिज्म, इमेज वर्शिप, इसने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया, बहुदेववाद, छवि पूजा को निरूपित किया। इट क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती, इसने सती प्रथा की आलोचना की। अब ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है, गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो बी होगा, 2 and 3, ठीक है, याद रखना। इट रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनाउंस पॉलीथिज्म और इमेज वर्शिप, बिल्कुल सही है। इट क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, केवल राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, याद रखना ब्रह्म समाज में। तो दयानंद सरस्वती आने से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड ये दोनों करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द लाहौर सेशन ऑफ 1929। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1929 के लाहौर सत्र के बारे में सच है? सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशन, सुभाष चंद्र बोस को सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज एज इट्स ऑब्जेक्टिव, पूर्ण स्वराज को अपने उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। अनाउंसमेंट वॉज मेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। अब आपको लाहौर सेशन 1929 के बारे में ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है और कोई सही स्टेटमेंट आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। बताएं आंसर जल्दी। चलो देखो बेटा, द करेक्ट आंसर इज सी, 2 and 3, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड और थर्ड मतलब ये सही है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसमें नेहरू जी चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं चुने गए थे, ठीक है, चुने गए थे। पूर्ण स्वराज को नेहरू ने अपना मतलब डिक्लेयर किया था ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हो गया, तो उसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी।
तो दूसरा तीसरा सही है, पहला रॉन्ग है। क्लियर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया वॉज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सेकेंड ऑप्शन, फ्रांसिस्को अल्मीडा कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर रूलर। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, नीनो द कुन्हा हैड ट्रांसफर्ड द पोर्चुगीज कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। नीनो द कुन्हा ने भारत की पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। 4 ऑप्शन है, गिव मी द करेक्ट आंसर। गिव मी फास्ट, गिव मी द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। चलो देखो, द करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 3। क्लियर है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी, ओनली 3। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तिलक होम रूल लीग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र, वेयर एज बेसेंट लीग कवर्ड मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तिलक लीग भारत के कुछ हिस्सों जैसे महाराष्ट्र तक सीमित था, जबकि बेसेंट लीग ने देश के प्रमुख हिस्सों को कवर किया। होम रूल मूवमेंट वॉज मर्ज्ड विद द स्वदेशी मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन के साथ मिला दिया गया था। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। होम रूल मूवमेंट से पूछा है, बिल्कुल सोच के आंसर दीजिए, समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर बताइए। फास्ट बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गिव मी द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, द करेक्ट आंसर इज ए, ओनली 1। ठीक है, तिलक होम रूल जो था वो केवल महाराष्ट्र में सीमित था और एनी बेसेंट का होम रूल लीग पूरे इंडिया में था। बिल्कुल करेक्ट है। और बाल गंगाधर तिलक ने इसको नहीं मिलाया था, तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट प्रो चेंजर्स इन कांग्रेस। निम्नलिखित कथनों में से क्या कांग्रेस में प्रो चेंजर्स के बारे में सच है। प्रो चेंजर्स फॉर्म द स्वराज पार्टी। प्रो चेंजर्स ने स्वराज पार्टी बनाई। देयर एम वॉज टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टार्ट देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। उनका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करना और भारतीयों के हित के लिए अपना राजनीतिक संघर्ष शुरू करना था। सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद वर अमंग द प्रो चेंजर्स। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रो चेंजर्स थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर। फास्ट, गिव मी द करेक्ट आंसर। देखेंगे यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ये 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। 1 और 2 में पहला क्या है, प्रो चेंजर्स फ्रॉम द स्वराज पार्टी, बिल्कुल सही है। और देयर एम वॉज टू एंटर लेजिस्लेटिव, बिल्कुल ये चाहते थे कि चुनाव लड़कर जाएं और जाकर वहाँ पर अपनी डिमांड को पूरा करवाएं। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे, बल्कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन 3 गलत है, 2 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल आर करेक्टली मैच। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन है और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सही ढंग से मेल खाता है। उषा मेहता अनफर्ल्ड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पंडिता रामाबाई ऑर्गेनाइज सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का आयोजन किया। अरुणा आसफ अली होस्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोच समझ के आंसर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज बी। मतलब केवल ये सही है, बाकी ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस रेडियो की शुरुआत करने वाली उषा मेहता थी। उषा मेहता ने रेडियो की शुरुआत की थी। और याद रखना, जर्मनी में झंडा फहराने वाली थी मैडम कामा। भिकाजी कामा नाम सुना होगा आपने, मैडम कामा। इन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर बी होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बताओ भाई इसमें कौन सा पहले हुआ था, कौन से बाद में हुआ था? सोच समझ के आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो 19 का सी इसका आंसर होगा। 3124 3124 मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ था? फोर्थ एंग्लो मराठा, ठीक है। फिर फर्स्ट एंग्लो नेपाल, फिर फर्स्ट एंग्लो बर्मी, और फिर प्रथम आंग्ल अफगान, ठीक है। इस तरीके से 3124 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयड पीपल by encouraging village industry and towards the building a nation violent society। इसमें गांव के उद्योगों को प्रोत्साहित करके और एक अहिंसक समाज का निर्माण करके बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना शामिल था। द मूवमेंट इंक्लूडेड यूजिंग गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया एंड बर्निंग ब्रिटिश मेड गुड्स। आंदोलन में भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश निर्मित सामानों को जलाना शामिल था। इट हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। या लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ। बताओ क्या होगा स्वदेशी का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत इजी है, बस एलिमिनेशन मेथड लगा दो, अभी क्लियर हो जाना है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2, ये दोनों सही हैं। लेकिन लॉर्ड लिटन नहीं थे। लॉर्ड लिटन तो 1878 और 9 के टाइम में थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलो एक सेकेंड। चलो भाई सेशन को आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस और गिव मी द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रणदेव, ठीक है, लाला लाजपत राय, सत्यभक्त, एनएम जोशी। गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? गिव मी द करेक्ट वन। द करेक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन रूबिकॉन इज अ कोड दैट वाज टू बी यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। ऑपरेशन रूबिकॉन एक कोड है जिसका उपयोग भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा
निम्नलिखित संदर्भों में से किसके लिए किया जाना था? पहला, गांधी जी फास्ट अप टू डेथ इन जेल, जेल में मृत्यु तक गांधी जी का उपवास। एक्टिविटीज ऑफ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां। गांधी जी पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी की गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। नन ऑफ द एबव। गिव मी द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा इसका सही? चलो देखो, द करेक्ट आंसर इज ए, गांधी जी फास्ट अप टू डेथ इन जेल, जेल में मृत्यु तक गांधी जी का उपवास। ठीक है, मतलब गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द होम रूल लीग फॉर्म्ड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट वाज मर्ज्ड इनटू वन इन। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को मिला दिया गया था। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। गिव मी द करेक्ट आंसर। गिव मी द करेक्ट वन। The correct answer is B, 1918। B है 1918 में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? बहुत आसान है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। गिव मी द करेक्ट आंसर। कौन थे भाई, जल्दी बताओ। गांधी जी के तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इनके कौन थे? देख लीजिए, इनके C.R. दास थे, चित्तरंजन दास। C.R. दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हु फर्स्ट सजेस्टेड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष। ठीक है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू होगा बेटा। ठीक है, और सतीश चंद्र मुखर्जी। गिव मी द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, द करेक्ट आंसर इज कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कृष्ण कुमार मित्र, इन्होंने ही स्वदेशी की शुरुआत भी की थी। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल में ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने के लिए बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स? निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन आपके सामने बताइए। जवाहरलाल नेहरू थे, JB कृपलानी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, दादा भाई नौरोजी थे। सोच के आंसर करिएगा। द आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट डिड जगजीवन राम होल्ड इन द इंटरिम कैबिनेट? अंतरिम मंत्रिमंडल में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, श्रम, खाद्य, डिफेंस, होम, लेबर, फूड। गिव मी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बेटा C, श्रम। ठीक है, याद रखेंगे, द करेक्ट आंसर इज C, श्रम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? निम्न में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, एन.एम. जोशी ने, जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम, ठीक है, महात्मा गांधी वॉज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज महात्मा गांधी प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? पटना में, बेतिया में, मोतिहारी में, गोपालगंज में। 4 ऑप्शन है, गिव मी द करेक्ट आंसर। फास्ट गिव मी द करेक्ट आंसर। द आंसर इज मोतिहारी। ठीक है, मोतिहारी में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ सेंट थॉम? सेंट थॉम की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था? ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस और ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ठीक है, बताओ, राइसविक की संधि थी, पेरिस की थी, पौंडीचेरी की, एक्सला चैपल की थी? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से मालूम होगा। बैटल ऑफ सेंट थॉम वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड अनवरुद्दीन। और उसके बाद ये बैटल जब ख़त्म हुआ था उस समय ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई थी। द फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर है? चलो, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्रिटिकल। व्हेन वाज गुरु गोविंद सिंह बॉर्न? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666, 1662, 1663, 1665। ऑप्शंस बहुत क्लोज है, सोच के आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज ए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में। ठीक है, और फिर बाद में गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी थे, औरंगजेब के द्वारा मार दिए गए थे, तो फिर बाद में बदला लेने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन? गैर हस्तक्षेप की नीति का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, गिव मी द करेक्ट आंसर। गैर हस्तक्षेप, सोचिए सोचिए, अच्छे से आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज सर जोहान सोर। ठीक है, जोहान सोर ने नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी थी उस नीति को, मतलब उस नीति का संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, सर जॉन सोर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ कमीशन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड थ्रू विच चार्टर एक्ट? विधि आयोग को सबसे पहले किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से नियुक्त किया गया था? लॉ कमीशन को इंडिया में, बताएंगे, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइए। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लेना। ठीक है, विधि आयोग को सबसे पहले इसी चार्टर के तहत में भारत में लागू किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, चलो, ज्योतिबा फुले वॉज रिलीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ठीक है, सॉरी, रिलेटेड टू पूछा, मतलब संबंधित थे। सत्यशोधक समाज, शुद्धि मूवमेंट, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, सारदा अभियान।
ठीक है, अधिनियम, सॉरी। बताइए आंसर, बताइए करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, सभी को मालूम होगा, सोच लीजिए, इसमें से भी कई लोग गलती करेंगे। द करेक्ट आंसर इज सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योतिबा फुले इनमें से सत्य शोधक समाज से संबंधित थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फार्मर रिवोल्ट? निम्नलिखित में से पहला किसान विद्रोह था। ABCD 4 ऑप्शन आपके पास में, इंडिगो, नील, मोपला, चंपारण, बारडोली। करेक्ट आंसर बताइए। गिव मी द करेक्ट आंसर। द आंसर इज 15th A, नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था इंडिगो का। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नील का विद्रोह इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच चार्टर एक्ट लोकल इंस्टीट्यूशंस वर प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव अप्रूवल? किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से स्थानीय संस्थानों को विधायी स्वीकृति प्रदान की गई थी? 4 ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793। बताइए करेक्ट आंसर बताइए। स्थानीय संस्थानों को विधायी स्वीकृति मतलब लोकल इंस्टीट्यूशंस को जो लेजिस्लेटिव अप्रूवल्स मिले थे, नोट कर लो। चार्टर अधिनियम 1793, 1793 का चार्टर एक्ट जो था इसमें मिला था। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बाकी सभी रॉन्ग है। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। किसी चार्टर के तहत स्थानीय संस्थाओं को विधायी स्वीकृति दी गई थी, लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिला था। द टैक्स वर सप्रेस्ड अंडर हुज रूल? ठगों को किसके शासन में दबा दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉन सोर, वेलेजली, हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग है, कठिनता लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा हार्डिंग। ठीक है, बताओ, गिव मी द करेक्ट आंसर। तो द आंसर इज ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बेटा ठगी, ठीक है, एक तो ठगी खत्म कर दिया गया था। दूसरा क्या किया गया था? तो दूसरा बेटा इनके टाइम में सती एबॉलिश की गई थी। स्लेवरी जो थी, स्लेवरी, उसके ऊपर भी इन्होंने कड़ा कानून लगाया था। ये विलियम बेंटिक थे। इसका आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? इनमें से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, सोचिए। ग्रांड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच था, चार्ल्स ग्रांड डिस्पैच था, हंटर आयोग की शिक्षा नीति थी। इन चारों में से क्या था इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बेटा बी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच भारत में 1854 में आया। इसके तहत भारत में 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, मुंबई, बॉम्बे जिसको बोलते हो, ठीक है, कलकत्ता और मद्रास। ये तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के तहत, इसी डिस्पैच के तहत, वुड डिस्पैच के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920, 6 अगस्त 1920, 12 अगस्त 1920, 16 अगस्त 1920। तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी, या 6 अगस्त 1920, या 12 अगस्त 1920, या 16 अगस्त 1920? गिव मी द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछा है। ठीक है, सोचो, बताओ।
बट द करेक्ट आंसर इज बी 6 अगस्त 1920, 6 अगस्त 1920। क्लियर है? चलो, उसी दिन हुई था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वीन विक्टोरिया वॉज क्राउंड विद द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड कैसरे हिंद। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी और कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट दिल्ली दरबार में, सेकेंड दिल्ली दरबार में, थर्ड दिल्ली दरबार में, फोर्थ दिल्ली दरबार में। कौन सा इसका आंसर होगा करेक्ट? सोचो, बहुत इजी है। वेरी इजी क्वेश्चन, गिव मी द करेक्ट आंसर। देखो भाई, पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877। जो फर्स्ट दिल्ली दरबार ना, पहला दिल्ली दरबार 1877, इस समय लॉर्ड लिट्टन था इंडिया में। कौन था? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के टाइम में ये मतलब महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, और इससे बंगाल में सूखा पड़ा था, लेविशली पैसा खर्च होता, बंगाल के लोग मुसीबत में थे। इसको लेकर जब न्यूज़पेपर में छपना शुरू हुआ तो 1878 में इसने लागू कर दिया था यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं 1878 में लागू कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थे उनको बैन कर दिया गया था। इसी के खिलाफ में उन्होंने लिखना शुरू किया था। बंगाल में सूखा पड़ा हुआ था और महारानी कैसरे हिंद की उपाधि, लेविशली पैसा खर्च कर रहा है लिट्टन, इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किए थे लोगों ने इसको। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1833 बाय द देन फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन। बजट की प्रणाली ब्रिटिश भारत में 1833 के में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश की गई थी। द फर्स्ट यूनियन बजट वाज इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान, द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1949 को अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर। सोचो, थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं आप कि नहीं। द करेक्ट आंसर बेटा इज डी, कोई नहीं। ठीक है, डी होगा, कोई नहीं, याद रखेंगे। फर्स्ट बजट जो था वो विलियम ने ही किया था, जेम्स विल्सन ने ही किया था, लेकिन वो 17 93 के समथिंग की बात थी। उस समय किया गया था 1869 के टाइम, 1869 के टाइम किया गया था, याद रखेंगे 1869 के टाइम। और अंतरिम सरकार में ये थे, लेकिन इन्होंने पेश नहीं किया था। ठीक है, लियाकत अली ने तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द व्यूज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो। सुभाष चंद्र बोस के विचारों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि यह भी है। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, करेक्ट आंसर दीजिए। देखो बेटा, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों। ठीक है, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 बोथ थे। ठीक है, धन का समान वितरण भी चाहते थे और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का विनाश भी मतलब चाहते थे। इन सब चीज़ को खत्म करके एक अच्छा भारत हो आज़ादी के टाइम। 3 स्टैम्प्स वर इशूड इन 1950 टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950। These stamps contain the image of 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए 1950 में 3 डाक टिकट जारी किए गए थे। इन डाक टिकटों में चित्र शामिल हैं अशोकन व्हील स्पोक ऑफ धर्म, अशोक चक्र धर्म की जो बात बोली गई वो, ट्रम्पेट्स ऑफ द इंडियन फ्लैग,
विजयी और भारत भारत मतलब विजयी घोष जो होता है और भारतीय ध्वज। द्विचक्र ऑफ गांधी, गांधी का द्विचरखा ऑफ गांधी, गांधी का चरखा। अ मजेस्टिक एलिफेंट, एक राजसी हाथी। गिव मी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है, कौन सा सही होगा। विच वन इट इज ट्रू अबाउट। द आंसर इज बी, केवल दो और तीन, मतलब ये और ये सही है, बाकी ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। तो आखिर वो था क्या, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चरखा है, इसमें ये आपको चरखा दिख रहा होगा। फिर आपको इसमें आपको प्लो दिखेगा, हल है, यहाँ पे हल का यूज़ देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो विजयी है, घोष है, और ये तिरंगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बेटा, once again thank you so much for watching the video. If you want subscription, then use my code Deepak1 for getting additional 10% discount. Okay beta, thank you so much once again.